Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. और ये सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को आप चाहो तो इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, प्रीफेस बोल सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिलॉसफी क्या है या आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो हमें प्रियम्बल से पता चल जाता है। तो आज हम प्रियम्बल के एक एक वर्ड को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ, पहले हम प्रियम्बल रीड करेंगे। आई होप आपने पहले प्रियम्बल देखा होगा और रीड किया होगा। आई एम अज्यूमिंग अगर आपने नहीं किया होगा तो अभी आप वीडियो पॉज करके एक बार ये पूरा प्रियम्बल रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों यूज किया गया है? व्हाट डू यू थिंक? वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस टाइम पे थी, ये भी तो यूज किया जा सकता था, बट हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया ही क्यों यूज किया? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस चीज पे बेस्ड है? डेमोक्रेसी पे। और डेमोक्रेसी में सबसे सुपीरियर कौन होता है? लोग होते हैं। इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला जाता है, लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अडॉप्ट किया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने खुद को दिया है। उनके ऊपर किसी और सुप्रीम अथॉरिटी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया है, बल्कि लोग ही सबसे सुप्रीम है जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है। इसके बाद ये जो सारे वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी वर्ड्स का मतलब अभी हम एक एक करके डीपली समझेंगे। हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26th day of November, 26 नवंबर 1949, ये डे आप याद रखोगे, जिस दिन को हम एज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था, इनैक्ट हुआ था और हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था, तो ये एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। एनफोर्समेंट डेट 26 जनवरी, लेकिन इनैक्टमेंट या फिर अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अब एक एक करके इन सभी वर्ड्स को समझते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे प्रियम्बल जो है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946। इसके बाद प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड आप याद रखोगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन सा अमेंडमेंट के बाद? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। प्रियम्बल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो स्टार्टिंग विथ प्रियम्बल को समझने की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो प्रियम्बल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पूरे प्रियम्बल को। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अथॉरिटी कहां से मिल रही है प्रियम्बल को? कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन दे रहा है? हम लोग, वी द पीपल। पहला जो पार्ट है प्रियम्बल का वो क्या बताता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। प्रियम्बल ये बताता है कि इंडियन स्टेट्स जो है उनका नेचर कैसा है? डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, सॉवरेन है। इसके बाद तीसरी चीज जो प्रियम्बल बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको अपने लोगों को क्या देना है? जस्टिस देना है, इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, फ्रेटर्निटी मेंटेन करनी है, लिबर्टी देनी है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथी चीज जो प्रियम्बल में मेंशन है, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था? दैट इज 26 नवंबर 1949। इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था इनैक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, लेकिन एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो ये कुछ ऐसे 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप प्रियम्बल को डिवाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। पहला कीवर्ड है सॉवरेन। इंडिया क्या है? सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि आप एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हो,
आप जैसा लॉ चाहते हो वैसा लॉ बना सकते हो, उस तरीके से अपनी कंट्री को गवर्न कर सकते हो। इंडिया ना ही किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है और ना ही उसकी डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है उनके अधीन, उनके कंट्रोल में नहीं है। इंडिया क्या है? सॉवरेन स्टेट है, एक्सटर्नली किसी भी कंट्रोल के अंदर में नहीं है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा कीवर्ड है सोशलिस्ट। अब इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। इन दोनों वर्ड्स का सिंपल मतलब अगर समझाऊं मैं, तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से आप मतलब समझो नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सब किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी, वो सब स्टेट की होगी, नेशन की होगी। वेयर एज हमारी जो इकोनॉमी है वो किस चीज की बात करती है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर है, और गवर्नमेंट और लोग दोनों मिल के काम करते हैं। तो हम सोशलिज्म का कौन सा फॉर्म लिए हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तीसरा कीवर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर में भी हमने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अपनाया है। सेक्युलर का बेसिक मतलब अगर आप समझो, मतलब इन जनरल टर्म ये होता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी और वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है, वो हर रिलीजन को इक्वली रिकॉग्नाइज करेगी और हर रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट एंड डेवलप करेगी। तो हमने सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव मतलब दिया है। चौथा कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी से मतलब ये है जो गवर्नमेंट होगी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, लोगों के पास वोटिंग राइट्स होगा, मेजोरिटी पार्टी का रूल होगा। ये सब डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो ये सारे ही फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल है एज वेल एज सोशल डेमोक्रेसी भी है। सोशल डेमोक्रेसी से आप मतलब समझना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में तो जैसे आप समझ ले आपके पास वोटिंग राइट है, आप चाहें तो आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आपके पास इक्वल राइट है। ये सारी चीजें क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन जब मैं सोशल डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो सोशल डेमोक्रेसी में आ जाता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं, लोगों के पास ये राइट है, वो लिबर्टी है उनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके बाद फिफ्थ कीवर्ड है दैट इज रिपब्लिक। अब देखो दो वर्ड होता है, एक होता है रिपब्लिक, दूसरा होता है मोनार्क। मोनार्क क्या होता है? जहाँ पे हेरिडेटरी नेचर के किंग होते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है। whereas रिपब्लिक क्या होता है? जहाँ पे जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हेड कौन है? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लेकिन इलेक्टेड हेड होते हैं। रिपब्लिक का दो और मतलब निकलता है। देखो पहला मतलब ये निकलता है कि जो पॉलिटिकल सोवरेंटी होती है वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। वेराज अगर हम मोनार्की की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सोवरेंटी किसी एक के पास होती है, राजा के पास। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? पॉलिटिकल सोवरेंटी लोगों के पास है। और दूसरा रिपब्लिक का मतलब ये निकलता है कि हमने क्या किया है? अपने स्टेट में किसी भी स्पेशलाइज्ड क्लास को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल क्लास, हम किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज वेरी स्पेशल क्लास। जैसे अगर आप मोनार्क में देखते हैं तो जो किंग फैमिली होती है उसको क्या माना जाता है? सबसे सुपीरियर माना जाता है। लेकिन रिपब्लिक नेचर की स्टेट में क्या होता है कि कोई भी सुपीरियर क्लास नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे दो स्पेसिफिक मीनिंग थे जो रिपब्लिक से आप ड्रॉ कर सकते हो। सिक्स्थ कीवर्ड क्या है? जस्टिस। अब जस्टिस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सोशल जस्टिस क्या है? जहाँ पे आपके पास इक्वालिटी के राइट्स हैं, जहाँ पे आपके पास राइट्स है कि आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको राइट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सारी क्या है? सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? जहाँ पे आपके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके पास वोटिंग राइट है, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के पास एक्सेस है, आपके पास इक्वल एक्सेस है। और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो आपके पास ट्रेड करने का फ्री राइट है, बिजनेस करने का फ्री राइट है, आपके पास जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस है। तो जस्टिस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसके बाद सतवां कीवर्ड क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी वर्ड से आप मतलब समझना, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। जब आपको किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है, आपको फ्रीली छोड़ा जा रहा है कि आपके पास लिबर्टी है, आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो।
तो उसे हम कहते हैं लिबर्टी। हमारी प्रियम्बल किस टाइप की लिबर्टी की बात करती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। आप जिस फेथ में चाहो आप उस फेथ में बिलीव रख सकते हो, आप जिस रिलीजन को चाहो उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपका माइंडसेट है, आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो लिबर्टी का मतलब ये होता है जहां पे आपके पास कोई रिस्ट्रेन नहीं है, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम कम्युनिस्ट सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं या किसी कम्युनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो स्टेट होती है वो एक आइडियोलॉजी लेके चलती है और लोगों को भी वही आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में क्या है, आप अपनी आइडियोलॉजी फॉलो कर सकते हो, आपको स्टेट की आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। एट्थ कीवर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे। स्पेशल प्रिविलेज इन द सेंस आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, सबको इक्वली ट्रीट करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ, अपॉर्चुनिटीज इक्वली सबको मिलेंगी। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। नाइन्थ कीवर्ड क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। आपको आपसी में सबको प्यार से रहना है, सबको प्यार से रखना है, ब्रदरहुड मेंटेन करना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी कैसे मेंटेन करता है? बाय प्रोवाइडिंग सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप सभी लोग एक ही स्टेट के पार्ट हैं। आपको स्टेट्स यानी कि राज्य के बेसिस पे डिवाइड ना करके वो ये बोलता है कि आप एक ही नेशन के पार्ट है, इसीलिए सबके पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है ब्रदरहुड। अब देखो, अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया, जो प्रियम्बल के की वर्ड्स थे उनको देख लिया, प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कब अडॉप्ट किया गया, किसने अडॉप्ट किया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, इन सभी चीजों को हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं जो प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं या नहीं मानते हैं। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं केस लॉज को डिस्कस कर रही हूँ। देखो, पहला केस है बेरीबरी यूनियन केस 1960 का। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो जनरल पर्पस दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनका पर्पस क्या है, उनका मोटिव क्या है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला इस केस में कि ये क्या है, इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक की है टू द माइंड ऑफ द मेकर, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी बेरीबरी यूनियन केस में। फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि जो टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं अगर वो एम्बिगस है, उनके बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं या फिर उनका मीनिंग गलत निकल रहा है, तो उस केस में उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए क्या किया जाता है? हम प्रियम्बल को रेफर करते हैं। ये क्या है? असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंटरप्रिटेशन को इजी कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन इतना इंपॉर्टेंस बताने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में क्या रोल है, प्रियम्बल कैसे रोल प्ले करता है, ये सब समझाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल स्पेसिफिकली पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरीबरी यूनियन केस में तो ये बोल दिया गया कि प्रियम्बल क्या है? पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आया केशव नंदा भारती केस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। केशव नंदा भारती केस 1973 में आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरीबरी यूनियन केस में अपना ओपिनियन दिया था उसको खुद ही रिजेक्ट किया और ये कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रियम्बल है इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल को इस तरीके से देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी इंटरप्रेट किया जाएगा तो उसके जो मीनिंग निकाले जाएंगे वो प्रियम्बल को मद्देनजर रखते हुए ही निकाले जाएंगे। इसके बाद एक और केस था LIC ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने केशव नंदा भारती केस में जो जजमेंट दिया था उसको अपहेल्ड किया और ये बोला कि जो प्रियम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो, इन तीन केसेस से ये तो पता चल गया कि प्रियम्बल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन प्रियम्बल भले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर दो चीज नोट करनी चाहिए। पहला कि प्रियम्बल जो है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, और दूसरा ये प्रोहिबिशन नहीं है अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। इसका मतलब आप समझो, देखो प्रियम्बल इंपॉर्टेंस तो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन प्रियम्बल जो है वो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है।
अगर लेजिस्लेचर चाहे कि अपना सोर्स ऑफ पावर वो डराइव कर सके प्रियम्बल से, तो वो ये नहीं कर सकती है। वो प्रियम्बल के बेसिस पे कोई लॉज नहीं बना सकती है, और प्रियम्बल लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट नहीं कर सकता है कोई भी लॉज बनाने के लिए, या फिर उनके पावर पे वो प्रोहिबिशन नहीं लगा सकता है। दूसरी चीज क्या है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो इंडियन कोर्ट्स में कि प्रियम्बल में जो लिखा है इसके बेसिस पे मुझे राइट्स चाहिए। प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, उसी तरीके से प्रियम्बल इंपॉर्टेंट जरूर है बट एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आप 2 केस लॉ जरूर मेंशन करोगे, बेरीबेरी यूनियन केस और केशव नंदा भारती केस। उसके बाद आप कंक्लूजन में ये 2 पॉइंट्स डालोगे कि प्रियम्बल भले इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना ही प्रोहिबिशन है अपॉन लेजिस्लेचर, और ये एनफोर्सेबल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रियम्बल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।